बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 भूगोल का पाठ 3 जल संसाधन आपको पढ़ाऊंगा। यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान से पढ़ने की कृपा करें। तो देखते हैं बच्चों, जल संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल संसाधन में जल दुर्लभता से आशय। जल दुर्लभता से आशय यानी जल दुर्लभता से क्या आशय है। तो यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। यानी यह एक आश्चर्यजनक बात है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल का उचित प्रबंधन और वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग के कारणों से दुर्लभ है। ठीक, यानी कह सकते हैं आप कि जल नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल के उचित प्रबंधन वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग के कारणों से दुर्लभ है। स्वीडन के एक वैज्ञानिक फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। सामान्यतया जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को जल दुर्लभता कहा जाता है। महानगरों एवं राजस्थान के मरुस्थलों में जल दुर्लभता का अधिक सामना करना पड़ता है। यानी कह सकते हैं जब प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल मिलता है तब वहाँ पर सामान्यतया जल जो होता है वो दुर्लभता प्रकट करता है। यानी जल दुर्लभता यानी जहाँ पर व्यक्तियों को 1000 घन मीटर से कम जल प्राप्त होता है वह क्षेत्र जल दुर्लभता के क्षेत्र में आता है। और यदि 1000 घन मीटर जल प्राप्त होता है या इससे अधिक प्राप्त होता है तो वह जल दुर्लभता की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसे जो हमारे राज्य हैं या महानगर हैं तो राजस्थान के मरुस्थल में जल दुर्लभता का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। फिर अगला हमारा प्रश्न बच्चों बनता है कि जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो उपलब्ध जल संसाधन सीमित हैं तथा उसका वितरण भी असमान है तथा उसका संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जल संरक्षण के लिए जलाशयों, पोखरों व तालाबों का अधिकाधिक निर्माण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जल को इकट्ठा करने के लिए या संग्रहण करने के लिए जलाशयों, पोखरों व तालाबों का अधिकाधिक निर्माण किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि अधिक जल वाले नदी बेसिन से कमी वाले नदी बेसिन में जल का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यानी जिस जल बेसिन में अधिक जल है उससे जिस जल बेसिन में कम जल आता है उस नदी बेसिन में जल को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है टांका से क्या अभिप्राय है। टांका किसे कहते हैं। तो टांका अथवा टैंक जिसको कहते हैं हम वर्षा जल संग्रहण का एक पात्र है जो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष फौलादी, बीकानेर और बाड़मेर जिलों में घर के अंदर या आंगन में बड़े कमरे के आकार में बनाया जाता है। यानी जो टांका से अभिप्राय क्या है तो टांका कह सकते हैं आप टैंक होता है। यानी यह टैंक के नुमा बना हुआ होता है, एक पात्र होता है जो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर फौलादी, बीकानेर और बाड़मेर जिलों में घर के अंदर या आंगन में बड़े कमरे के आकार में बनाया जाता है, जिसके कारण वर्षा का जो जल होता है उसमें भर जाता है और संरक्षित हो जाता है। फिर वर्षा जल संग्रहण के उपाय। वर्षा जल संग्रहण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जल की मांग को पूरा करना। नंबर 1 क्या है, जल की मांग को पूरा करना। दूसरा है भूतल पर अनावश्यक बहते जल की मात्रा को कम करना। यानी इस पृथ्वी पर बहते हुए अनावश्यक जल जो वर्षा का जल होता है अनावश्यक रूप से बहता रहता है उसे पोखरों में या गड्ढों में भर करके या कह सकते हो टांका में भर करके उसे बहते हुए जल की मात्रा को कम करना, उसे संरक्षित करना। फिर हमारा बच्चों अगला प्रश्न इसमें बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये चैप्टर, कि नर्मदा एवं टिहरी बांध आंदोलन के कारण। तो नर्मदा एवं टिहरी बांध आंदोलन के प्रमुख कारण इन परियोजनाओं
के निर्माण से स्थानीय लोगों के विस्थापन से होने वाली कठिनाइयों तथा क्षेत्रीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं का नष्ट होना है। यानी नर्मदा और टिहरी बांध आंदोलन के क्या कारण थे? तो नर्मदा एवं टिहरी बांध आंदोलन का मुख्य कारण इन परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय लोगों के विस्थापन से होने वाली कठिनाई तथा क्षेत्रीय वनस्पति और जीव जंतुओं का नष्ट होना है। फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या अर्थ है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो कई उद्देश्यों बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई प्रबंधन, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, जल परिवहन, वन्य जीव संरक्षण व मत्स्यन आदि को एक साथ पूर्ति करने वाली योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य जितनी भी परियोजनाएं हमारी चलती हैं उनको एक साथ पूर्ण करने वाली जो हमारी परियोजना होती है वो बहुउद्देशीय यानी बहुत से उद्देश्यों को लेकर चलने वाली नदी घाटी परियोजना वही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है बच्चों की दामोदर नदी को शोक नदी क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? तो प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों में अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ बिहार में आती है, दामोदर नदी बिहार में है, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों में अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। फिर अगला बच्चों प्रश्न बनता है टिहरी बांध किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है और क्यों बनाया गया है? टिहरी बांध किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है और क्यों बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। इसके निर्माण से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है तथा भागीरथी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ की रोकथाम भी हो जाती है, इसलिए टिहरी बांध बनाया गया है। फिर अगला बच्चों हमारा प्रश्न बनता है इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ। वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? तो वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की एक तकनीक है। यानी जो वर्षा का जल होता है इसे इकट्ठा करने के लिए और भूमि के अंदर जो जल है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक तकनीक है। यानी इसमें वर्षा के जल को गड्ढे में भरकर सुखाया जाता है, जिससे ज़मीन के अंदर वाले जल की क्षमता बढ़ती चली जाती है। इसमें वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है, जिससे न केवल जल का संग्रहण होता है बल्कि जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी प्राप्त होती हैं। फिर अगला बच्चों हमारा प्रश्न है प्राचीन भारत में जल संग्रहण के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राचीन भारत में जल संग्रहण के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1, ईसा से 1 शताब्दी पूर्व। ईसा से 1 शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। फिर दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई यंत्रों का निर्माण करवाया गया। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो उस समय बृहद स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई यंत्रों का निर्माण करवाया गया। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम इस पार्ट के पार्ट 2 के वीडियो सेंड करेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजता रहूँगा। धन्यवाद।